हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएसआर क्लासेस। आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी का रिवीजन। ठीक है, क्लास 12th एचबीएससी अकाउंटेंसी का रिवीजन करने वाले हैं स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, जितने भी थ्योरी हैं उनको भी मैं समझाता जाऊंगा साथ साथ। ठीक है, और बट डिटेल में नहीं कर पाऊंगा, समझाता जाऊंगा ताकि आप उसको मतलब पेपर में अगर आ जाए तो आप उसको बना सकें। ठीक है, देखिए पहला कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब होता है, कन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? जिनको चेंज किया जा सके। किस में चेंज किया जा सके? किसी और चीज में। यानी कि एक ऐसे डिबेंचर होते हैं, देखो डिबेंचर कई प्रकार के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ऐसे होते हैं ना। तो उसमें से जो कन्वर्टेबल होते हैं, कन्वर्टेबल का मतलब होता है उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? शेयर्स में, बॉन्ड्स में। ठीक है, शेयर्स दोनों प्रकार के हो सकते हैं, इक्विटी भी हो सकता है और प्रेफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, एक ऐसे डिबेंचर जिनको हम कन्वर्ट कर सकें किसमें? शेयर्स में, बॉन्ड्स में और किसी अदर डिबेंचर्स में भी, किसी अदर डिबेंचर्स में भी कन्वर्ट कर सकें, तो उनको कहते हैं हम कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ठीक है, अगला अगला कह रहा है ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, तो 1:1 होता है इक्वली। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। तो न्यू रेशियो हो गया और ये ओल्ड रेशियो हो गया। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज गेन और सेक्रीफाइस विल बी, तो गेन और सेक्रीफाइस निकालना भाई। तो नॉर्मल सी बात है, आप सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाओ जो कि होता है ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, अब ए का देखो, पहले वाले व्यक्ति का ओल्ड क्या है? 1/2 और न्यू कितना है? 4/7। एलसीएम कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 माइनस 6, सॉरी 8, 7 माइनस 8, तो ये आ रहा है माइनस का। ठीक है, माइनस का 1/14 आ रहा है। तो जो अगर सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाते समय माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये गेन कर रहा है। बात समझ रही? पहला वाला व्यक्ति गेन कर रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का गेन और सेक्रीफाइस बताना था, तो ए का तो पता चल गया हमें कि ए क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए गेन कर रहा है कितना? 1/14 का। ठीक है, माइनस का मत देखना, 1/14 का गेन कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अगला देखते हैं, शेयर होल्डर गेट्स डैश एज देयर रिटर्न फ्रॉम द कंपनी डिविडेंड। भाई शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। ठीक है, जिसे हम लाभांश भी कहते हैं। ठीक है, लाभांश भी कहते हैं और डिविडेंड मिलता है। ठीक है, अगला कह रहा है व्हाट आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, संचित लाभ क्या होते हैं? देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है टोटल। ठीक है, टोटल प्रॉफिट किस चीज का टोटल प्रॉफिट? देखो इस टोटल प्रॉफिट के अंदर क्या क्या आता है? टोटल प्रॉफिट के अंदर सबसे पहले तो रिजर्व्स आते हैं सारे के सारे। कौन कौन से? जैसे आपका WCR होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। बात समझ आ रही है? तो इसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी कि संचित लाभ। बात समझ में आ रही है? अगला, द न्यू पार्टनर ब्रिंग इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल लेके आया है कैश में। इट विल बी शेयर बाय ओल्ड पार्टनर्स इन, तो वो शेयर करेगा ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। जब नया बंदा आता है, नया पार्टनर आता है, तो उसकी गुडविल को ओल्ड पार्टनर रिसीव करते हैं, लेते हैं, बट किस में? उसके सेक्रीफाइस रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस ध्यान रखना। नेक्स्ट, द डिबेंचर एंड सिक्योरिटीज ऑन विच द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट स्पेसिफाइड। एक ऐसे डिबेंचर जिन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड ना हो, इंस्टीड द डिफरेंस इन सेल प्राइस एंड परचेज प्राइस वर्क एज ए इंटरेस्ट। जो सेल प्राइस और परचेज प्राइस होता है, उसका जो डिफरेंस होता है वो इंटरेस्ट का काम करता है। जैसे कि 500 रुपये में खरीदा और 1000 रुपये में वापस कर रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है यही क्या है? इंटरेस्ट है। बस समझ रही? तो सच सिक्योरिटीज एज नॉन एज, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड, इनका दूसरा नाम है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। बात समझ रही है? इन पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं होता। अगला, असर्शन रीजन, लोन फ्रॉम पार्टनर इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्कुल सही बात है, जो पार्टनर से लोन होता है उसको ट्रांसफर नहीं किया जाता रियलाइजेशन अकाउंट में, ये ट्रू है। असर्शन रीजन में ऐसे ध्यान रखना है, ट्रू और फॉल्स पहले समझना है। ठीक है ना,
लोन फ्रॉम पार्टनर इज आउटसाइड लाइबिलिटीज, इट इज पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो क्या कह रहा है कि लोन फ्रॉम पार्टनर आउटसाइड लाइबिलिटीज होता है। देखो हमारे पास एक सेक्शन होता है सेक्शन 48, सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 48 में इन सब के बारे में लिखा हुआ है और उसमें बताया जाता है कि लोन फ्रॉम पार्टनर जो आउटसाइड लाइबिलिटीज होता है, वैसे तो उसने ये कहा है कि डायरेक्टली नहीं होता, बट वो माना जाता है कि वो अलग होता है, ठीक है। तो वो आउटसाइड लाइबिलिटीज ही ट्रीट करते हैं 12th क्लास में, ठीक है। तो इट इज पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ये गलत बात बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इनको पहले दिया जाता है, क्योंकि एक तरह से ये थर्ड पार्टी मान लिए जाते हैं, तो थर्ड पार्टी मान लिए जाते हैं तो इनकी पेमेंट पहले ही की जाती है। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फॉल्स है, कि ये बाद में दिया जाता है। बाद में नहीं दिया जाता, पहले ही दिया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि लोन फ्रॉम पार्टनर इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये ट्रू था और ये फॉल्स है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, ट्रू और फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, admission of partner does not mean the dissolution of the firm but dissolution of old partnership, बिल्कुल करेक्ट बात है। क्यों? क्योंकि एडमिशन किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने फर्म का डिसोल्यूशन कर दिया, फर्म को थोड़ी समाप्त कर रहे हैं। पिछले पार्टनर से रिलेटेड जो पार्टनरशिप है उसको समाप्त कर रहे हैं, यानी कि जो पहले दो व्यक्ति थे उनके बीच में पार्टनरशिप होगी, ठीक है। फिर नए व्यक्ति आ गए तो उनके बीच में जो पार्टनरशिप होगी, तो ये वाली पार्टनरशिप को क्या करना पड़ेगा, समाप्त, और नई पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये ट्रू बोल रहा है। अगला कह रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर मींस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सो दैट ओल्ड पार्टनरशिप सीज टू एग्जिस्ट एंड न्यू पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बट द फर्म कंटिन्यू। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि भाई एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सो दैट ओल्ड पार्टनर्स सीज टू, यानी कि ओल्ड पार्टनरशिप जो है खत्म हो जाती है और न्यू पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में यानी कि उसके अस्तित्व में आ जाती है, ठीक है। तो दोनों सही है और दोनों में एडमिशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, रिजर्व कैपिटल क्या होती है? तो रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है? देखो रिजर्व कैपिटल अभी ना सीबीएसई में पेपर हुआ है तो उसमें रिजर्व कैपिटल के बारे में क्या क्वेश्चन आया है, उसमें पूछा गया है कि रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट होता है। तो पार्ट में हमें ध्यान रखना है अनकॉल्ड, अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है, यानी कि जो कैपिटल मंगाई नहीं जाती उसका पार्ट होता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास रजिस्टर्ड कैपिटल होती है ना, रजिस्टर्ड कैपिटल में से दो हिस्से होते हैं, एक को हम इश्यू कर देते हैं और एक को मंगाते नहीं है, साइड में पड़ी रहती है, अनकॉल्ड कहते हैं उसे, ठीक है। और जो इशू कर देते हैं उससे तो पैसा मिल जाता है, जो अनकॉल्ड होती है उसी को हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। ये हमने बचा ली, ये कैपिटल क्या कर ली, बचा ली। और इसका यूज कब होता है, इसका यूज होता है वाइंडिंग अप पर। कब होता है, वाइंडिंग अप पर। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना। तो रिजर्व कैपिटल जो होती है वो क्या होती है, वो अनकॉल्ड पैसा होता है, वाइंडिंग अप पे काम आता है, ठीक है। तो ये देखो इसमें भी ऑप्शन यही आ रखा है ना। ऑप्शन क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल नहीं, रिजर्व कैपिटल, अच्छा ये देखो ऑप्शन ही गलत बोल दिया, रिजर्व कैपिटल बोल दिया, गलत बोल दिया है ना, ऑप्शन ही में ही रिजर्व कैपिटल बोल दिया। अनकॉल्ड कैपिटल ये सही हो सकता है, पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विद मे बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ये गलत बोल दिया। लिक्विडेशन नहीं, वाइंडिंग अप पर। कब, वाइंडिंग अप पर। तो हम कहेंगे इसको ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है। यही क्वेश्चन सीबीएसई में आ रखा है, ठीक है। अगला, डिवेंचर आर शोन ऑन डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के किस साइड आता है, लाइबिलिटी साइड आता है, क्योंकि ये क्या होती है हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। किस साइड आता है, लाइबिलिटी साइड। और उसको हम लिख सकते हैं इक्विटी एंड शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर फंड इस साइड आता है, ठीक है। कह रहा है, अगला कह रहा है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर ऋषभ एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ही विड्रॉ 20,000 एट द इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में कर रहा है, तो टाइम पीरियड निकालो पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ डिवाइड बाय 2। करा होगा तो 12 ही रहेगा। अब जब लास्ट में करा होगा तो क्वार्टर का मतलब है 1 जनवरी को करा होगा, 1 जनवरी के स्टार्टिंग में करा होगा, तो 3 महीने रह जाएंगे, डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 15/2 इस तरीके से। तो अब देखो 20,000 रुपये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि क्वार्टर है, तो 80,000 हो जाएगा। 80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10% से,
और मल्टीप्लाई करेंगे 15/2 डिवाइड बाय 12 से, ठीक है। तो अब परसेंट है तो परसेंट हटा देंगे तो 100 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 2 जीरो, ठीक है। और ये 2 से कट जाएगा 400 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, और 2 से कट जाएगा 5 बार में, और 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कट जाएगा 5 बार में, और ये 2 से ये कट जाएगा 200। तो 25 25 दूनी 50 और 2 जीरो, तो टोटल इसकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई वो कितनी आ गई, 5,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट, क्लैरिफाई एनी टू डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि फर्म समाप्त हो रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म ही समाप्त हो रही है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप में चेंज होता है, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चेंज होता है, ठीक। और दूसरा लिख सकते हो कि इसमें जो बनाया जाता है वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, क्योंकि फर्म क्या हो रही है, समाप्त हो रही है, और इसमें बनाया जाता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। और बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि इसमें क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है कि सारे पार्टनर्स के बीच में रिलेशन एंड हो जाता है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सिर्फ एक पार्टनर से बीच बीच में रिलेशन खत्म होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी लिख सकते हो। थर्ड इन, अब हम एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 17,000 इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो ध्यान रखना कि आपको क्या करना होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट जो भी दे रखा होगा उसमें माइनस कर दोगे एबनॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट को माइनस करना होता है, ठीक है ना, और ऐड करना होता है एबनॉर्मल लॉस। तो एवरेज प्रॉफिट आपको 17,000 दे रखा है क्वेश्चन में, और एबनॉर्मल प्रॉफिट है 50,000, तो प्रॉफिट को क्या कर 5,000 उसको माइनस कर देंगे। कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस 5,50,000 कैपिटल दे रखी है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। कैलकुलेट गुडविल एट द 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये वाला नॉर्मल नहीं, इसे तो हम ऑपरेटिंग कहते हैं वैसे, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस। तो ये आपका आ गया 17,000 में से 5,000 गए तो 65,000, ये आ गया 65,000। अब कैपिटल इन्वेस्ट करिए, उससे निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल इन्वेस्ट करिए 5,50,000, उसमें उसको मल्टीप्लाई कर देंगे NRR से जो कि 10%, यानी कि 55,000। तो 55,000 का नॉर्मल प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट क्या हो गया आपके पास, देखो सुपर प्रॉफिट हो गया एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपका ये वाला है 65,000 लेंगे अब, उसमें से माइनस कर देंगे 55,000, तो इसका मतलब 10,000 रुपये आपका एवरेज, सॉरी सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम्स कर दोगे तो गुडविल आ जाएगी, तो गुडविल इक्वल टू 10,000 का 10,000 का मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, यानी कि 40,000, तो ये आ जाएगी आपकी गुडविल। बस में मेरी सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला, नेम एनी टू आइटम्स विच आर शोन ऑन द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में शो होने वाले आपको चीज़ें बतानी है। तो भाई क्रेडिट साइड में जो शो होती है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, सबसे पहला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, ठीक है, पहली चीज़ तो ये होती है। फिर दूसरी होती है आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है, तो ये आ जाती है, बस दो चीज़ें, ठीक है। अगला, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1, तो ये ओल्ड रेशियो आ गया आपके पास। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ए जो है अपना शेयर सरेंडर कर रहा है, तो उसका शेयर कितना है, देखो एज का सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, उसका शेयर है 4/5, उसका 1/4 यानी कि 1/5 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, और बी कितना सरेंडर कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है
उसका शेयर था 1/5, 1/5, ठीक है, और वो सरेंडर कर रहा है हाफ ऑफ हिज शेयर। देखो हिज शेयर लिखा है ना और ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फ्रॉम लिखा होता तो डायरेक्टली माइनस कर देते, ध्यान रखना, फ्रॉम लिखा होगा तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा माइनस, ऑफ लिखा होगा तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 1/10। तो बोल रहा है कि आर न्यू पार्टनर व्हाट सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होंगे उनके और न्यू रेशियो क्या होंगे। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, यही है इनके सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। तो सैक्रिफाइस रेशियो ऐसे निकाल देते हैं, ए और बी का, इसका है 1/5 और इसका है 1/10, दोनों का सेम आना चाहिए एलसीएम, तो ये हो जाएगा 10 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2:1, यानी कि 2:1 क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा पहला। दूसरा क्या कह रहा है कि क्या निकालना है आपको, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या होगा, अब क्या है कि न्यू रेशियो निकालने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी सैक्रिफाइस है जैसे कि 1/5 है 1/10 है, ये इनके शेयर में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं, ए का अब न्यू रेशियो निकाल रहा हूँ, तो उसका ओल्ड रेशियो था 4/5, उसमें माइनस कर देंगे 1/5 तो आ जाएगा 3/5, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बी का, उसका था हिस्सा 1/5, उसमें से माइनस कर देंगे 1/10, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे 10 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 - 1, यानी कि उसका 1/10 ही बचा। ऐसे तो सबका रेशियो सेम करना होता है, ठीक है। इधर 5 है इधर 10 है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 6/10। अब जो नया पार्टनर है सी, उसका शेयर कितना है 1/5 इससे ले रहा है और 1/10 इससे, तो कितना हो जाएगा 10, 2 + 1 यानी कि 3/10। बात समझ आ रही है। तो न्यू रेशियो क्या हो गया सर इसके लिए, देखो 6, 1 और 3, 6, 1 और 3, इस तरीके से ये न्यू रेशियो इसका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। बात समझ आ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट था। अगला देखते हैं, अगला है लिस्ट एनी 2 फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल ऑफ पार्टनरशिप। तो गुडविल को अफेक्ट करने वाले कितने मतलब कारक हो सकते हैं, कितने फैक्टर हो सकते हैं। पहला प्लेस, प्लेस जो है डिपेंड करती है कि अगर आपने मान के चलो कोई एरिया है उसके आपने चौराहे पे आपने एक शॉप ले रखी है तो उसकी गुडविल अलग होगी, और ये कोई गली है उसके आपने अंदर की तरफ और ले रखी है तो इसकी गुडविल क्या होगी, अलग होगी। तो इसका मतलब क्या है कि प्लेस जो है अफेक्ट करती है, ठीक है। दूसरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है वो भी इफेक्ट करती है। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो ज़्यादा मार्केट वैल्यू होगी और कम होगी तो कम मार्केट वैल्यू होगी। बस समझ रही है। तो प्लेस और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है अफेक्ट करती है किसको, गुडविल को, ठीक है। अगला मेंशन एनी टू प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। सिंपल सी बात है, जब अब्सेंस होता है तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चलता है, इक्वल शेयरिंग रेशियो। और दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% का पर एनम का चलता है, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं। 16 शॉर्ट नोट लिखना है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। देखो रिडीमेबल क्या होता है, रिडीम का मतलब होता है पेमेंट करना। तो रिडीमेबल क्या हो गया कि एक ऐसे शेयर जिनकी पेमेंट होगी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फिक्स टाइम। बात समझ रही है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होगी, एक ऐसे शेयर जिनकी पेमेंट होगी कब, कुछ समय के बाद, ठीक है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टोटल, क्या होता है टोटल। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब हो गया कि मान चलो प्रीवियस ईयर में आपको लॉस हो रहा है, प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड होगा, जो इंटरेस्ट होगा, अब इधर तो डिविडेंड होगा, प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड होगा वो आपने पे नहीं किया, पे नहीं किया, नॉट पेड, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर पर प्रीवियस ईयर का आपने डिविडेंड पे नहीं किया, तो इस वाले डिविडेंड को आपको नेक्स्ट ईयर में क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर में पे करना पड़ेगा। बस समझ आ रही है। नेक्स्ट ईयर में क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ये पेबल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। बस समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिन शेयर होल्डर को पिछले साल का डिविडेंड भी अगले साल मिल सकता है, तो उन शेयर होल्डर को क्या कहते हैं हम, प्रेफरेंस शेयर
होल्डर, यानी कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं, ठीक है। अगला है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। देखो पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है, पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सेदारी। पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है, हिस्सेदारी, यानी कि इनके पास हिस्सेदारी होती है। किस चीज में हिस्सेदारी होती है, देखो इनको डिविडेंड तो मिलता ही मिलता है, डिविडेंड मिलता ही मिलता है, इनको प्लस में सरप्लस में से भी कुछ पैसा मिल जाएगा, सरप्लस का पार्ट भी इनको मिलेगा। बात समझ आ रही है। तो ध्यान रखना, एक ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास अपना पैसा तो मिलता ही मिलता है, डिविडेंड तो मिलता ही मिलता है, साथ में इनको सरप्लस में से भी क्या मिलता है, कुछ हिस्सा मिल जाता है, सरप्लस में से भी कुछ हिस्सा मिल जाता है। तो ऐसे जो शेयर होल्डर होते हैं उनको हम कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। अगला, टोटल एसेट्स दे रखी है 6 लाख रुपए की, टोटल लाइबिलिटीज दे रखी है 1 लाख रुपए की, अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स 4,20,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस लॉस मेकिंग बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बनाना नहीं है, बस बता देना है रियलाइजेशन। तो देखो टोटल एसेट्स यहाँ पर लिखते हैं, टोटल एसेट्स कितनी है 6 लाख, टोटल लाइबिलिटीज इस तरफ लिखते हैं कितनी है 1 लाख, अमाउंट रियलाइज कितना हो रहा है एसेट से 4,20,000, तो इस तरफ लिखते हैं बाय बैंक 4,20,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 5,000, तो इधर आ जाएगा टू एक्सपेंसेस, या बैंक ही लिख देते हैं कितने का 5,000। और अब एक चीज़ रह गई है लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज को भी क्या करना होता है, पे करना होता है, तो टू बैंक 1 लाख रुपए की ही लाइबिलिटीज पे हो जाएगी। अब बताना है आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इस तरफ आ रहा है आपके पास 5 लाख और इस तरफ है 6 लाख, 6 लाख और 1 लाख 7 लाख, सात में से पाँच गए तो 5 प्लस हो गए तो ये हो गया 7,05,000, 7,05,000, ठीक है। तो 7,05,000 में से माइनस हो जाएंगे 1 लाख, तो 6,05,000 और फिर 4 लाख माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2,05,000, उसमें से भी 20 माइनस हो जाएंगे तो 1,85,000, तो 1,85,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब भाई प्लस माइनस कर लेना, अगर प्लस माइनस में गलती हो तो, बाकी सही है। 1,85,000 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, एक्स लिमिटेड कंपनी परचेज एसेट्स, बुक वैल्यू है 9,90,000 की वाई लिमिटेड से। इट वॉज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन बी पेड 11% डिवेंचर। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन यानी कि पेमेंट जो हो रही है वो कैसे हो रही है, डिवेंचर से हो रही है। एज्यूम दैट द डिवेंचर हैव बीन इशू एट पार एट प्रीमियम एंड डू नेसेसरी एंट्रीज। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने पड़ते हैं। उसका फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। पहला एट पार, एट पार पे एंट्री क्या होगी, एट पार पे सबसे पहले हम क्या खरीदेंगे, एसेट्स खरीदेंगे। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स आ रही है हमारे पास और किस व्यक्ति से आ रही है, एक्स लिमिटेड परचेज कर रहा है वाई से, तो वाई लिमिटेड से। वाई लिमिटेड हमारा क्या बन रही है, क्रेडिटर बन रही है, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी कितने रुपए की, 9,90,000 की, ठीक है। फिर अब दूसरे में पेमेंट कर देंगे हम एट पार पे ही। तो इसमें क्या है कि एट पार पे कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं होती, सीधा सीधा पेमेंट हो जाती है। तो एंट्री हो जाएगी वाई लिमिटेड डेबिट, वाई जो है वो क्या बन जाएगा हमारा, मतलब क्रेडिटर हट जाएगा, वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर्स डिवेंचर दे रहे हैं तो 11% डिवेंचर, कितने रुपए से, 9,90,000 से, ठीक है। अब क्या है कि जब अगर हम उसकी पेमेंट करें प्रीमियम पर तो एंट्री क्या होती है, देखो पहले एंट्री तो यही होगी, एसेट्स डेबिट टू वाई लिमिटेड 9,90,000, ये एंट्री तो ऐसी होगी क्योंकि हमने एसेट्स तो 9,90,000 की खरीदी है। अब दूसरी को निकालने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन यानी कि 9,90,000 डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% बढ़ जाएगी, 100 रुपये का शेयर है, 10% बढ़ जाएगी तो यानी कि 110 रुपये की हो जाएगी। तो जीरो से जीरो गया और ये कट जाएगा 90 बार में, तो 90 9,000,
तो 9,000 डिवेंचर आ जाएंगे आपके पास। तो अब एंट्री कैसे होगी देखो, वाई लिमिटेड डेबिट तो होगा कितने से, 9,90,000 से ही, मगर पेमेंट अलग अलग प्रकार की होगी। एक तो 11% का डिवेंचर दिया जाएगा और साथ में दिया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 11% का जो डिवेंचर दिया जा रहा है ना, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, 9,000 से, 9,000 से 100 को मल्टीप्लाई कर कर, तो ये आ जाएगा 9,00,000। और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को निकालने के लिए 9,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रुपये से, यानी कि 90,000। इस तरीके से ये एंट्री होगी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ABC एंड D आर इक्वल पार्टनर, यानी कि 1:1:1:1 का इनका रेशियो चल रहा है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 वर 50, 30, 25 और 15। आफ्टर द क्लोजिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट 10% per annum on partners capital was not provided before distribution of profit। मतलब प्रॉफिट बांट दिया बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देनी थी वो नहीं दी, was not provided। ठीक है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर फिक्स। तो नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। नेसेसरी जनरल एंट्री के लिए क्या करना होता है, इसको सही करना होता है। तो इसको हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हैं ये। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो एंट्रीज होनी चाहिए थी पास्ट में वो नहीं हुई, तो उसको हम सही करने के लिए कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो क्वेश्चन है 19, इसमें बनेगा एक टेबल। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। व्यक्ति हैं हमारे पास 4, A, B, C और D, और लास्ट में आता है आपका टोटल। ठीक है, अब इसमें ये देखना होता है कि आपने गलती क्या करी है। गलती ये करी है कि कैपिटल देनी थी 10% की, जो कि नहीं दी। तो जब हम कैपिटल प्रोवाइड कराएंगे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, अब देखो ए की कैपिटल कितनी है, 50,000। 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000 रुपये। तो ए को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। दिए जाएंगे का मतलब है कि उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, ये ध्यान रखना है, क्रेडिट या डेबिट। ठीक है, फिर अगला है 30,000, जिसका हो जाएगा आपका 3,000 क्रेडिट। फिर अगला है 25,000, ये हो जाएगा 2,500 क्रेडिट। फिर डी का है 1,500, 15,000 है तो 1,500 क्रेडिट। टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3, 7, 7, 5, 12। 12,000 का फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्योंकि देखो फर्म जब इनको कैपिटल पर इंटरेस्ट देगी तो फर्म के पास तो पैसा है नहीं, तो फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर इस लॉस को भी इनको ही डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस हिस्से में होगा, 1:1:1:1 में, क्योंकि इन सबका रेशियो क्या था, इक्वल था। तो 12,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3,000 रुपये हो जाएंगे। 3,000 का इसका लॉस होगा। लॉस का मतलब क्या है, इसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है, कैपिटल अकाउंट है ये। कैपिटल अकाउंट को जब बढ़ाते हैं तो क्रेडिट करते हैं और घटाते हैं तो डेबिट करते हैं। तो सबके खाते में डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से, 3,000 रुपये से। इक्वल रेशियो है इनका। ठीक है, तो सबके खाते में 3,000 से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक तरह से प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में एडजस्टमेंट देखनी है कि क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि 5,000 का क्रेडिट था और 3,000 का डेबिट है, तो अभी भी 2,000 का आपके पास क्रेडिट बचा हुआ है। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 500 रुपये का आपके पास डेबिट का बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 1,500 रुपये का डेबिट का बचेगा। बस समझ रही है। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो रही है, देखो ए तो हो रहा है क्रेडिट, सी हो रहा है डेबिट और डी भी हो रहा है डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, सी के पास 500 रुपये, फिर 1,500 रुपये, और यहाँ पर 2,000 रुपये की ट्रांजेक्शन हो जाएगी। बात समझ रही है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है रियलाइजेशन अकाउंट, और व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट और हाउ डज इट डिफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रखना, समझा देता हूं मैं। देखो
क्वेश्चन नंबर है आपका 20। पहले पूछ रहा है रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। इसमें डिटेल पूरा नहीं बताऊंगा, मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप पेपर में क्वेश्चन को कर सकें, ठीक है। देखो वैसे तो नॉर्मली सब पता चल जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रिपेयर कब किया जाता है। ये प्रिपेयर किया जाता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म के डिसोल्यूशन के समय में ये प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, इसका जो पर्पस होता है, इसका पर्पस क्या है, इसका जो पर्पस होता है ना, वो क्या होता है बताओ। इसका पर्पस होता है क्लोज ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, क्लोज ऑल एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। अब इसका पर्पस ये होता है, पहले तो क्या होता है कि प्रिपेयर करता होता है ये कब, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसका पर्पस होता है क्लोज ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है ना। तो सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। इसमें बात समझ में आ रही है। अब दूसरा पूछ रहा था आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। रिवैल्यूएशन जैसे कि यहाँ पर क्या है, अभी हमने बताया कि कब बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और ये बनाया जाता है प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है फर्म्स का एंड हो गया, फर्म का क्या हो गया, एंड हो गया। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनरशिप का एंड हुआ है। किसका एंड हुआ है, पार्टनरशिप का एंड हुआ है। पार्टनरशिप का एंड का मतलब क्या है, पार्टनरशिप का एंड का मतलब होता है जैसे कि या तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या एडमिशन हुआ हो, पुराने पार्टनर्स की पार्टनरशिप चेंज हो जाएगी और नए पार्टनर्स की एग्जिस्ट में आ जाएगी, या तो रिटायरमेंट हुआ हो, ठीक है। इन सबको क्या कहते हैं हम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बस समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको रियलाइजेशन अकाउंट और रिवोल्यूशन अकाउंट का डिफरेंस लिख देना है। बात समझ आ रही है। तो इतना मैंने बता दिया, बाकी आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। और अगर थ्योरी अगर आपको चाहिए ना, तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम ग्रुप पे क्या है कि मैंने थ्योरी आपको पूरा बना के दे रखी है, वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों में, ठीक है। तो उससे जाकर आप थ्योरी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या क्या बनाना है। देखो क्वेश्चन में ना हमेशा यही देख ले करो सबसे पहले कि बनाना क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और ओपनिंग बैलेंस शीट आपको फर्म की बनानी है। बस समझे, 3 अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोला है फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2/3 एंड 1/3, यानी कि 2:1, 2:1। एट द एट 31 मार्च 2024 लाइब्रेरीज दे रखी हैं, क्रेडिटर दे रखे हैं और कैपिटल दे रखी है, कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग दे रखी है। तो इसका मतलब इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कौन कौन सी चीज़ होती हैं, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं ना, वो अगर होता तो वो ट्रांसफर हो जाता, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एडजस्टमेंट में क्या दे रखी है कि 1 अप्रैल 2024 को दे एग्री टू एडमिट मोनिका इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, उसका शेयर कितना दे दिया, 1/3, एंड वाज ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल और 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। 15,000 की कैपिटल लाया और 6,000 के क्या लाया है, गुडविल लाया। ये जो गुडविल है किस में बढ़ जाती है, ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स नहीं कहेंगे, वैसे सेक्रीफाइस पार्टनर कहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अभी कैलकुलेट करके देख सकते हो। जब भी क्वेश्चन में ना 1/3 ऐसे दे रखा हो और कोई भी दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो कि भाई पुराने पार्टनर्स कितना अपना डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो। तो आप क्या कर सकते हो, पहले इस गुडविल को बांट सकते हैं, ठीक है। गुडविल को बांट लेते हैं। वर्किंग नोट हमेशा बनाएं, वर्किंग नोट बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से। वर्किंग नोट्स बना रहे हैं हम, वर्किंग नोट नंबर 1, और इसमें लिखना है आपको सही से कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इस तरीके से लिख के आओगे ना तो पेपर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो क्या करना क्या है कि जो न्यू पार्टनर है उसकी गुडविल लिखनी है पहले। तो न्यू पार्टनर्स गुडविल पेपर में किस तरीके से लिखना है वो सारा कुछ सही से इसमें बता दूंगा मैं। न्यू पार्टनर्स गुडविल कितनी है, 6,000, 6,000 की गुडविल है, ठीक है। और
अब क्या है कि जो उनका सेक्रीफाइस रेशियो है, सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1, यानी कि जो ओल्ड रेशियो है वही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। वही चल रहा था हमारा 2:1। तो अनुराग और भावना, अनुराग के पास कितनी चली जाएगी गुडविल, अनुराग गुडविल 6,000 का 2/3, तो ये कट जाएगा 2,000 बार में, ये हो जाएगा 4,000। ठीक है, और भावना गुडविल कितनी हो जाएगी, 6,000 का 1/3 यानी कि 2,000 रुपये। इस तरीके से ये गुडविल ट्रांसफर हो जाएगी इनके अकाउंट में। होगा क्या, इनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, अगली स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर रिड्यूस बाय 10%। अब ये यूज़ कहाँ पर होती है, ये यूज़ होती है रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो चलो पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, सारे फॉर्मेट एक साथ बनते हैं। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ रिवोल्यूशन अकाउंट। इस तरीके से बना देता हूँ अभी। फिर यहाँ पर लिख देता हूँ बैलेंस शीट, और यहाँ पर बना देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हमारे पास 3 पार्टनर हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है इसमें कि स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस का मतलब है कम होना। तो देखो जब भी कोई एसेट्स एसेट्स है, एसेट्स क्या हो रही है, अब एसेट्स हो रही है डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज होने पर हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस किस तरफ आएगा, लॉस आएगा रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ध्यान रखना इस तरफ सारे एक्सपेंसेस और लॉसेज आते हैं। ठीक है, और इस तरफ क्रेडिट में सारी इनकम और गेन आते हैं, इस तरफ ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है, टू स्टॉक और टू प्लांट एंड मशीनरी की वजह से लॉस हो रहा है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की वजह से कितने रुपए से हो रहा है, चेक करो। अब 10% क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, 10% हो रहा है ना। तो स्टॉक देखो कितने का है, 20,000 का, 20,000 का 10% कितना हो गया आपका, 2,000 रुपये। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की है, 3,500 रुपये की। तो 10% हो गया 3,500 रुपये। तो 2,000 और 3,500 रुपये का डिस्काउंट, वो डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि लॉस हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2,000 और ये हो जाएगा 3,500, इस तरीके से। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पर आएगा, दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में स्टॉक दिखाओगे आप कितने रुपए से, पहले कितने का था, 2,000 का। तो 2,000 में से 20,000 का था, 20,000 में से 2,000 गए तो कितने बचेंगे, 18,000। इस तरीके से एक साथ बनाना पड़ता है। अगर आप एक साथ बनाओगे तो ही आपकी बैलेंस शीट सही से मैच होगी। फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपकी 35,000 की थी। ठीक है ना, 35,000 में से 3,500 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 31,500, 31,500, और कहीं इफेक्ट इसका नहीं आएगा। ठीक है, फिर अगला है प्रोविजन 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डेट्स कितने के हैं, देखो डेटर कितने के हैं आपके पास, 9700 के। 9700 का आपको क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है कितने परसेंट का, 5% का। तो 9700 का 5% निकाल देते हैं। 9700 का जो 5% हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 885 रुपये का। तो 885 रुपये का आपका प्रोविजन है। प्रोविजन क्या होती है, एक तरह से लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटीज आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पर तब भी क्या होता है, लॉस होता है। जिसका मतलब 485 रुपये का जो प्रोविजन बन रहा है उसका भी क्या होगा, वो डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो ये डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रोविजन। ठीक है, टू प्रोविजन कितने रुपए, 485 रुपये। और डेटर कितने के, आप देखो डेटर जो है हमारे पास वो 9700 के हैं। इसमें से प्रोविजन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रोविजन को शो करना पड़ता है इसलिए हम यहाँ पर इसे दिखा रहे हैं। ठीक है, 485 का, तो 485 इसमें से माइनस कर देंगे 9700 में से 485, तो ये आ जाएगा आपका 9215, इस तरीके से। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन, बिल्डिंग अकाउंट वाज अप्रिशिएटेड बाय 20%, बढ़ गई। तो बिल्डिंग कितने की है, 50,000 की, 20% से बढ़ गई यानी कि 10,000 से बढ़ गई। अब 10,000 से एसेट्स अगर बढ़ेगी तो फायदा हो रहा है हमें। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग। ठीक है, टोटल थी आपके पास कितने की, 50,000 की, और 20% से बढ़ गई तो 10,000 रुपये से ही वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जब 10,000 से बिल्डिंग को बढ़ा देंगे तो वो कितने की हो जाएगी, अब 60,000 की। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी 60,000 की। बस समझ रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टमेंट जो है 1,400 रुपये की, नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इन्वेस्टमेंट थी 1,400 रुपये की जो मेंशन नहीं थी बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब एक तरह से इंक्रीज हो गई। एसेट्स का इंक्रीज होना मतलब इनकम हो गई आपके लिए, क्या हो गई, इनकम हो गई, फायदा हो गया। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो क्रेडिट साइड में दिखा दो इन्वेस्टमेंट से, तो बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से, 1,400 रुपये से। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितने से हो जाएगी, 1,400 रुपये से।
बात समझ आ रही है, क्योंकि वो तो थी नहीं, अब इंक्रीज हो गई हमारे पास, ठीक है। अगला, गुडविल, द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर के ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। अब क्या होगा कि पहले तो ये देखो कि पहले ओल्ड पार्टनर के पास पैसे कितने थे, अनुराग के पास 30 और 20, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस BD 30,000 और 20,000, ठीक है। और ये जो मोनिका है वो पैसे लेके आई थी बाय बैंक, ठीक है। कितने रुपए, 15,000 रुपये लेके आई थी, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला था कि कितने रुपए लेके आई थी, ये 15,000 रुपये, ये 15,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000 रुपये, ठीक है। और ध्यान रखना ये 15,000 रुपये बैंक में इफेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए से, आपने अभी डिस्ट्रीब्यूट करा था ऊपर 4,000 और 2,000, ठीक है। तो 4,000 इसके पास और 2,000 इसके पास, ठीक है। और फिर इन्होंने विड्रॉ भी कर लिया, तो टू बैंक यहाँ पर आ जाएगा, कितने रुपए से, 4,000 और 2,000 से विड्रॉ भी इन्होंने कर लिया, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बैंक में। बस एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, क्लोज। अब ये देख लो कि बैलेंस शीट में क्या क्या बचा हुआ है, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर को लिख दो 65,900 से, तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर आ जाएंगे यहाँ पर 65,900, कैपिटल तो अभी आएगी हमारे पास, ठीक है। फिर इधर कैश, 1,200 था, तो देखो 1,200 का कैश था, 1,500 की कैपिटल लेके आया था वो, और 6,000 की गुडविल लेके आया था, और 6,000 की गुडविल वापस भी चली गई। तो सिंपल सी बात है, बस ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। 1,200 था, तो ये हो जाएगा आपका 16,200 रुपये, तो 16,000 रुपये, 16,200 का कैश हो जाएगा, तो कैश यहीं पर लिख देते हैं 16,200, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या है, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग भी हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना उसको क्लोज करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं कि प्रॉफिट आया है या लॉस आया है, ठीक है। अब देखो किस तरफ का ज़्यादा दिख रहा है, इस तरफ का, क्योंकि ये 10,000 है, 10,000 और 1,400 हो गया 11,400, 11,400, 11,400 में से माइनस कर देंगे 2,000 माइनस 3,500 और माइनस 485, 5,415 रुपये, ठीक है। तो टू प्रॉफिट या टू कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा ना कैपिटल अकाउंट में। तो रेशियो क्या चल रहा था, 2:1 चल रहा था, है ना। रेशियो क्या चल रहा था, 2:1, ये रहा। तो 2:1 में बांट देंगे, तो 5400 को 2:1 का मतलब 3 से डिवाइड कर दो, तो 2:1 में ए और बी में बढ़ जाएगा, तो इसके पास आएगा 1,805 और इसके पास आएगा 3,610, इस तरीके से, ठीक है। ये ट्रांसफर होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर आएगा 3610 18,5, इस तरीके से। अब इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30,000 प्लस 4,000 प्लस 3,610, तो ये हो गया 37,610, ठीक है। 20,000, 2,000, 1,805, ये हो गया 23,805, और ये 15,000, 15,000, 23,805 दोनों तरफ लिख दिया जाता है वही अमाउंट, ठीक है। 37,610 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 33,610 और 21,805 और इधर 15,000, और ये हो जाएगा टू बैलेंस CD, ठीक है। ये ट्रांसफर हो जाएगा किस में, कैपिटल में, तो यहाँ पर आ जाएगी कैपिटल, ए के पास है 33,610, बी के पास है 21,805 और सी के पास है 15,000। टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 33,610 प्लस 21,805 प्लस 15,000, तो हो जाएगा 70,415। इसका टोटल करते हैं, प्लस 65,900, तो हो जाएगा 1,36,315, इस तरीके से, ठीक है। फिर इस तरफ का भी करते थे, 92,115 प्लस 16,200 प्लस 18,000 प्लस 31,500
प्लस 60,000 प्लस 1400, 136,315। ठीक है, इस तरीके से ये अमाउंट भी आपका क्या हो गया, बैलेंस मैच हो गया। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस शीट क्या हो गई, इक्वल प्रूफ हो गई। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आपको करना होता है। ठीक है, और पार्ट से क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, और 5 नंबर में लिखना है। कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ, उसका याद जरूर करना, और याद करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उस पर आपको क्या मिल जाएंगी, सारी की सारी थ्योरी मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें ओल्ड पार्टनर अपने शेयर को मतलब त्यागते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, किसके फेवर में, न्यू पार्टनर के फेवर में। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो is the ratio in which old partner give up their share in favor of new partner। बात समझ में आ रही है? ओल्ड पार्टनर गिव अप देयर शेयर इन फेवर ऑफ ओल्ड न्यू पार्टनर। समझ में आ रहा है? मतलब अपने हिस्से को छोड़ देते हैं, तो उसी चीज को क्या कहते हैं हम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग का हिंदी नाम है त्याग। त्याग, त्याग का मतलब क्या होता है, सभी जानते होंगे। त्याग का मतलब होता है अपने हिस्से को छोड़ना। ठीक है, और गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, रिटायरमेंट होती है या तो डेथ होती है, या तो रिटायरमेंट होगी या तो डेथ होगी। अब डेथ या रिटायरमेंट, रिटायरमेंट वाला बंदा कंपनी से बाहर जा रहा है, तो कंपनी से बाहर जा रहा है तो अपने हिस्से को वहीं पर छोड़ के जा रहा है, तो उस हिस्से को कौन लेगा, उस हिस्से को लेंगे जो अब रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं वो। ठीक है ना, तो क्या हो सकता है, गेनिंग रेशियो लिखेंगे, गेनिंग रेशियो इज अ रेशियो, गेनिंग रेशियो इज अ रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर, अब जो बचे हुए पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर गेन द प्रॉफिट शेयर ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, क्या कह रहा है, गेनिंग रेशियो इज अ रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर गेन गेन द प्रॉफिट शेयर। है ना, वो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। बस दो चीज ध्यान रखो, जैसे कि इधर बोला है गिव अप, ठीक है, इधर बोला है गिव अप, और इधर बोला है गेन, कि ओल्ड पार्टनर गिव अप देयर शेयर एंड रिमेनिंग पार्टनर गेन द प्रॉफिट शेयर ड्यू टू रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो दोनों को कहते हैं हम, इसको कहते हैं सेक्रीफाइसिंग और ये है हमारा गेनिंग। बात समझ रही है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि ये एडमिशन के टाइम निकाला जाता है, और ये निकाला जाता है आपका किसका टाइम, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम निकाला जाता है। ठीक है ना, अब इसमें दूसरा लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसका होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बात समझ आ रही है? ये जो सेक्रीफाइस रेशियो क्यों निकाला जाता है, ये गुडविल के लिए निकाला जाता है। जो गुडविल कौन देगा, न्यू पार्टनर, तो लिख सकते हैं गुडविल गिवन बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, यहां पर क्या है, गुडविल नए पार्टनर के द्वारा दी जाती है, और यहां पर क्या है, गुडविल पेड की जाती है, पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। बात समझ रही? इस तरीके से इनके डिफरेंस हो सकते हैं। तो पहले डिफरेंस में तो ये लिख देना रिटायरमेंट और एडमिशन, दूसरे में फॉर्मूला लिख देना, तीसरे में ये लिख देना। ठीक है, और बाकी जो आपकी डेफिनेशन होगी उससे आप इसकी लेंथ को कवर कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन कह रहा है रवि लिमिटेड फोरफिटेड, ध्यान से समझना, जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन है और फोरफिटेड वाला क्वेश्चन है। रवि लिमिटेड फोरफिटेड 800 शेयर 100 रुपीज ईच, 7.5 रुपए पेड। पेड को ध्यान रखना है, पेड कितना कर रखा है, 7.5, 10 रुपए का शेयर है, 7.5 रुपए पेड कर रखा है। नॉन पेमेंट चल रही है 2.5 रुपए की, तो हो गया 10 रुपए टोटल, है ना। आउट ऑफ दीज 600 शेयर वर रीशू, जितने रीशू किए जाते हैं उसी को ध्यान रखना होता है, क्योंकि वही ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। एज फुल्ली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड का मतलब है 100 रुपए वाला ही, सच अ वे दैट 2100 वॉज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, क्वेश्चन में दे दिया कि 2100 रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं कैपिटल रिजर्व में। ठीक है भाई, अब ये ध्यान रखना है कि कैपिटल रिजर्व में कौन सा पैसा ट्रांसफर होता है। कैपिटल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर होता है वो होता है जो कि आपने फोरफीट किया है, माइनस जो आपने डिस्काउंट दिया है, जो बचता है वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, 2100 रुपए वही पैसा होगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात यह है कि आपको जर्नल एंट्री करनी है।
जनरल एंट्री में आपने क्या है डिस्काउंट दिया होगा, क्योंकि देखो पूरा पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि 600 शेयर हैं, आपने फोरफिट कितना किया होगा, फोरफिटेड अमाउंट, फोरफिटेड अमाउंट कितना होगा, 600 शेयर हैं मल्टीप्लाई बाय जो पैसा पेड किया जाता है वही आप फोरफिट करते हैं। अब 800 से कोई मतलब नहीं है हमें, हमें मतलब है कितने से, 600 से। तो 600 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 7.5 से, तो ये आएगा आपका, आपके पास 4500 रुपये। इतने रुपए आपने जब्त करे, और आपने कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 2100 रुपये, तो कितना बचा 2400 रुपये। तो 2400 रुपये का आपने क्या दिया है, डिस्काउंट। बात समझ आ रही है। अब डिस्काउंट जो है पर शेयर पे कितना होगा, डिस्काउंट पर शेयर 2400 को डिवाइड कर देंगे 600 से, तो ये आ जाएगा 4 रुपये का डिस्काउंट दिया आपने। बात समझ रही है, 4 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। अब एंट्री क्या होगी, देखो एंट्री ध्यान से समझना है। सबसे पहले फोरफिटेड करते समय तो 800 शेयर ही आएंगे, मतलब एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर। तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा, 800 शेयर हैं और 10 रुपए की कॉल्ड अप है, यहाँ कॉल्ड अप वैल्यू आती है, तो कितना हो गया हमारे पास 8000 रुपये। फोर फीचर कितना कराया आपने, 7.5 रुपये के हिसाब से, तो यानी कि 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से, तो 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से, तो ये आ जाएगा 6000 रुपये। कॉल्स इन एरियर में कितना आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा 2.5 रुपये, यानी कि 800 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 800 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2.5 से, तो यानी कि ये आ जाएगा 2000 रुपये। टोटल हो गया 8000 रुपये। बस समझ, इस तरीके से पहली एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, रीइश्यू की कर रहे हैं इसमें, रीइश्यू की एंट्री हो रही है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितने रुपए आएंगे, बैंक में आएंगे 4 रुपये कम, यानी कि 6 रुपये आएंगे। तो सीधी सीधी बात है कि 600 शेयर हमने इशू करे हैं और 6 रुपये के हिसाब से पैसा हमारे पास आएगा बैंक में, तो 3600 रुपये हमारे पास बैंक में पैसा आएगा। कुछ डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट को लिखते हैं शेयर फोर फीचर, क्योंकि पैसा उसी में से डिडक्ट होता है। शेयर फोर फीचर में कितने रुपए दिए हैं आपने, 4 रुपये, तो 600 शेयर पर 4 रुपये दिए हैं आपने, यानी कि 2400 रुपये। बात समझ आ रही है। और टू टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितने रुपए से, टोटल आपके 10 रुपये से, यानी कि 6000 रुपये से। ये हो जाएगी दूसरी एंट्री। अब कैपिटल रिजर्व वाली जो एंट्री होगी वो होगी आपकी किस तरीके से, कि अब जो फोर फीचर में आपने पैसा बचाया था वो 45 रुपये बचाया था 600 शेयर पे, 800 शेयर पे नहीं देख रहे हम 600 शेयर पे देखेंगे, क्योंकि जिसको रीइश्यू किया जाता है उसी का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो 2400 रुपये 45 रुपये आपने अर्न किया था, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है 2100 रुपये, तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी फोर फीचर, शेयर फोर फीचर लिख लेते हैं, शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कितने रुपए का, 2100 रुपये के। बात समझ रही है। तो इस तरीके से ये तीनों एंट्री आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी ऐसी है, एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 800 शेयर, 10 रुपए का एक है, बट कॉल्ड अप कितनी करी है इसने, 7.5 रुपये। यहाँ पर कॉल्ड अप 7.5 है, वहां पर 10 रुपये था। नॉन पेमेंट है कितने रुपए की, 2.5 रुपये की, तो पेड कितना हो चुका है हमारे पास, तो 7.5 में से 2.5 रुपये माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 रुपये पेड हो चुका है। ठीक है, यही फोरफिट करेंगे। आउट ऑफ दी 600 शेयर वर रीशू 4 रुपीज 6 पर शेयर एंड 7.5 रुपये। तो देखो यहाँ पर भी क्या है कि 7.5 का शेयर था, माना जाएगा 7.5 का शेयर था, पेड अप का मतलब ध्यान रखना, और 6 रुपये में दिया है, तो डिस्काउंट हो गया कि नहीं हो गया, 1.5 रुपये का, तो यहाँ पर भी डिस्काउंट आपका हो गया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा चलो एंट्री देखते हैं। एंट्री हो जाएगी सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना रुपए जाएगा, 7.5 रुपये के हिसाब से, कॉल्ड अप के हिसाब से, और 800 को मल्टीप्लाई करके, तो 800 को मल्टीप्लाई कर दो 7.5 से, तो ये आ जाएगा 6000 रुपये। फोर फीचर में कितना आएगा पेड अप के हिसाब से, 8×5 = 40, 4000 रुपये, और इधर आ जाएगा आपका 2000 रुपये। इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, फिर री इशू की एंट्री, री इशू आप 600 शेयर कर रहे हो और 6 रुपये के हिसाब से कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट, और आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हो, शेयर फोर फीचर डेबिट, शेयर फोर फीचर डेबिट, और टू शेयर कैपिटल,
ठीक है। बैंक में कितने पैसे आएंगे, बैंक में आएंगे 6 रुपए के हिसाब से, और कितने शेयर से, 600 शेयर से, तो ये हो जाएगा 3600 रुपये। 600 शेयर 6 रुपए के हिसाब से 3600। और फोर फीचर में कितना पैसा आएगा आपके पास, फोर फीचर में आएगा जितना आपने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 1.5 रुपये के हिसाब से। तो 600 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.5 रुपये के हिसाब से, तो ये आ जाएगा आपका 900 रुपये। और टोटल पैसा यानी कि 7.5 के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 4500 रुपये। बात समझ आ रही है। अब देखो कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफर होगा। कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने के लिए ना पहले आपको ये देखना पड़ेगा 600 शेयर का आपका शेयर फोरफीचर का पैसा कितना था। शेयर फोरफिटेड ऑन 600 शेयर्स। तो भाई 600 शेयर पर आपने जो पैसे अर्न किए थे वो 5 रुपए के हिसाब से किए थे, ये पेड अप है ना। तो 6 पंजे 30 हो गया, 3000 रुपये आपने अर्न किए थे। इसमें से आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो बताओ। आप जो डिस्काउंट दे रहे हो वो दे रहे हो 900 रुपये का, ये रहा, ठीक है। तो 900 रुपये माइनस कर दो तो बचे कितने, 2100 रुपये। ये जो 2100 बचे हैं यही ट्रांसफर होंगे कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफीचर डेबिट, शेयर फोरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कितने रुपए से, 2100 रुपये से। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से ये एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना। देखिए अगला, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। पहला, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। भाई शेयर एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। जब भी आप अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट पर पे कर देते हैं, मतलब रिसीव करते हैं, तो उसको कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं, इशू कहते हैं उसे, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ठीक है। तो मतलब अगर कहा जाए कि इशू ऑफ शेयर प्रीमियम क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं व्हेन अ कंपनी इशू शेयर एट अ प्राइस हायर देन देयर फेस वैल्यू। व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स एट अ प्राइस हायर देन देयर फेस वैल्यू, तो उसी चीज को क्या कहता जाता है, शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। बस मेरे मतलब जैसे कि मान के चलो आपके फेस वैल्यू है 100 रुपए की, और आप पब्लिक को इशू कर रहे हो कितने में, इशू कर रहे हो आप 110 रुपए में, तो इसका मतलब 100 रुपए तो इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ठीक है। और 10 रुपए क्या हो जाएगा, ये प्रीमियम हो जाएगा। और ये प्रीमियम होता है ना, ये कंपनी के लिए क्या होती है, इनकम होती है। क्या होती है, इनकम होती है। इसका ये यूज कर सकते हैं कई सारी चीजों में, जैसे कि अपने जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनको राइट ऑफ करने में, ठीक है। और बाय बैक करने में कोई खर्चा होता है वो, और बोनस शेयर्स इशू करने में कोई खर्चा होता है वो, उन सब में इस प्रीमियम को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। अब बाकी लिख लेना आप अच्छी तरीके से। अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर का मतलब क्या होता है, देखो कंपनी सबसे पहले पब्लिक को इशू करती है शेयर, पब्लिक को इशू करा, इशू क्या, ऑफर कहेंगे हम पहले उसे, ठीक है। पब्लिक को क्या दिया, ऑफर दिया, ऑफर दिया कितने का, मान चलो 1 लाख शेयर का। पब्लिक को ऑफर दिया गया है कितने शेयर का, 1 लाख शेयर का। पब्लिक ने सब्सक्राइब करने थे, अब पब्लिक सब्सक्राइब करेगी। कितने शेयर सब्सक्राइब कर रही है, जैसे मान चलो 90,000 शेयर सब्सक्राइब कर रही है, ठीक है। तो 90,000 शेयर्स को सब्सक्राइब करने को क्या कहेंगे हम, इसमें क्या है कि 1 लाख से कम हो रहे हैं ना, कम का मतलब अंडर, तो इसको कहेंगे हम अंडर सब्सक्रिप्शन। बात समझ आ रही है। अगर यहीं पर कंपनी सब्सक्राइब कर देती 1,20,000 शेयर, तो यहाँ पर इस चीज को क्या कहेंगे हम, ओवर सब्सक्रिप्शन। बात समझ आ रही है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, जो कंपनी ऑफर कर रही है, जितने शेयर ऑफर किए जा रहे हैं, उस शेयर से अगर कम शेयर सब्सक्राइब हो रहे हैं तो उसको कहते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन, और ज्यादा शेयर सब्सक्राइब हो रहे हैं तो उसको कहते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। बात समझ आ रही है ना। इस तरीके से लिख लेना, बाकी थ्योरी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे हम पार्ट बी पर, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, देखते हैं पहले एमसीक्यू। क्वेश्चन कह रहा है डैश द डैश रेशियो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू लॉन्ग रन पेमेंट एबिलिटी। देखो हमारे पास दो प्रकार की पेमेंट होती है, एक लॉन्ग रन और एक होती है शॉर्ट रन, ठीक है। तो लॉन्ग रन में जो काम करता है वो करता है डेट इक्विटी रेशियो, ना लिख लेता हूं मैं, चलो डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है, और प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। ये सारे जो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी है, ये सारे के सारे काम करते हैं लॉन्ग रन में, ठीक है। और शॉर्ट रन में जो काम करते हैं वो करते हैं आपके करंट रेशियो, ठीक है, क्विक रेशियो, दो ही होते हैं ना लिक्विडिटी रेशियो में, ठीक है। तो ये है हमारे लिक्विडिटी रेशियो,
जो कि काम करते हैं कहाँ पर, शॉर्ट रन में, और ये हमारे हैं सॉल्वेंसी रेशियो, जो काम कहाँ करते हैं, लॉन्ग रन में। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है। असर्शन रीजन है, असर्शन कह रहा है अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक डज नॉट अफेक्ट द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बिल्कुल सही बात है। कैश और कैश इक्विवेलेंट को क्या इफेक्ट करेगा, जब आप कैश फ्लो बनाओगे तो कैश भी वहीं लिखते हैं जहां पर कैश इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो एक तरफ से बैंक में से पैसा आ रहा है और एक तरफ कैश बढ़ रहा है, तो बैंक और कैश दोनों ही क्या है हमारे लिए, कैश और कैश इक्विवेलेंट है। बस मेरी, तो ये बोल रहा है कि डज नॉट इफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। द अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द बैंक इज ट्रांजेक्शन बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम। बिल्कुल सही है, ये ट्रांजेक्शन तो है ना, ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है। जब आप एंट्री करते हो तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश बढ़ रहा है, बैंक कम हो रहा है, तो जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसी की तो एंट्री होती है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है आपके, बिल्कुल सही है, और दोनों में बैंक से पैसा निकाला जा रहा है, जिसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला करें, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। द कंपनी विल बी ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो भाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो 6 टाइम दे रखा है, जो कि होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब है इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा और डिवाइड कर दिया जाएगा 2 से। तो 70 और 80 इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 लाख का आधा हो जाएगा आपका 75,000 6। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 75,000 को मल्टीप्लाई बाय 6, 4.5 लाख। बात समझ रही है, तो इस तरीके से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इन अकाउंटिंग। देखो क्वालिटेटिव का मतलब होता है एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि बिल्कुल क्या हो, करेक्ट हो, क्या हो, करेक्ट हो, रिलायबल हो, जिन पे भरोसा किया जा सके, ऐसी इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। बस समझ रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि बिल्कुल करेक्ट होती हैं और जो रिलायबल होती हैं, जिन पे भरोसा किया जा सकता है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। बात समझ रहे। नेक्स्ट, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द फॉर्मेट गिवन इन डैश। तो बैलेंस शीट किधर होती है भाई बताओ, बैलेंस शीट होती है शेड्यूल 3 में। किसमें होती है, शेड्यूल 3 में। और पार्ट 1 में, किसमें होती है, पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आपको क्या मिलेगा, पीएनएल अकाउंट, क्या मिलेगा, पीएनएल अकाउंट, और बैलेंस शीट मिलेगी पार्ट 1 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, शेड्यूल 3 पार्ट 1। इसका भी ध्यान रखें, पार्ट 2 में क्या होती है आपके पास, बैलेंस पीएनएल अकाउंट होता है। क्या पता क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि पार्ट 2 में, और जो पीएनएल अकाउंट कहाँ पर होता है, तो पार्ट 2 में होता है। ठीक है। गिव टू यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कोई 2 यूज आपको बताने हैं। पहले तो ये समझो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इस पूरे को ही क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका काम क्या होता है, देखो इससे सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग सीखते हैं। क्या सीखते हैं, डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्थिति है, आपका जो स्टेट मतलब आपकी जो पोजीशन है वो कैसी है ना। सबसे पहले पोजीशन का पता होना चाहिए, पोजीशन से ही हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। अगर आपके पास कैश ज़्यादा है तो आप परचेज कर सकते हो, कैश कम है तो परचेज नहीं करेंगे। तो ये क्या है, डिसीजन है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्या सिखाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहली चीज़ सिखाता है डिसीजन मेकिंग। बस मेरी, दूसरा क्या सिखाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा सिखाता है आपको एनालाइज करना, फाइनेंशियल एनालाइज। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस। देखो इसके अंदर ना साथ में क्या आता है, रेशियो एनालिसिस भी आता है। तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको एनालाइज करना सिखाया जाता है कि कितना कितना लोन लिया जाए, ठीक है, कितने कितने पे उधार लिया जाए, क्रेडिट परचेज कितनी की जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन सिखाता है आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मोटे मोटे 2 काम है, पहला है डिसीजन मेकिंग, दूसरा है फाइनेंशियल एनालाइज करना, वो सिखाता है आपको। बात समझ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है कि कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पेपर में ना ज्यादातर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही आती है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बिल्डिंग दे रखी है आपको, और बिल्डिंग, अब इन्फॉर्मेशन में क्या देखो, बिल्डिंग 15-16 दे रखा है, ठीक है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग हो गया। बिल्डिंग की कॉस्टिंग दे रखी है 1 लाख रुपए की, ऑन विच 30,000 हैज एक्यूमुलेटेड एज डेप्रिसिएशन। 30,000 का डेप्रिसिएशन उस पर लग चुका है। इसका मतलब वैल्यू कितनी हो चुकी है, 70,000। और उसे सोल्ड कर दिया 50,000 में, तो इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा में सोल्ड, कम में सोल्ड करा है, तो लॉस हो गया हमें कितने का, 20,000 का। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन समझनी है। डेप्रिसिएशन चार्ज बिल्डिंग पर हो रही है पूरे साल की 50,000 की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, सॉरी मशीनरी नहीं, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ओपनिंग बताओ क्या है, बैलेंस बीडी, और यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस
सी डी, ठीक है, बी डी और सी डी 6 लाख और 7.5 लाख, तो ये आ जाएगा 6 लाख और ये हो जाएगा 7.5 लाख, ठीक है। और क्या क्या लिखना है, अब इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आ जाओ। 1 लाख की मशीन थी, उसे सोल्ड कर दिया 50,000 में, तो 50,000 की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। जब बिल्डिंग बिकेगी तो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में, और बढ़ेगी तो डेबिट साइड में, सिंपल सी बात है। यहाँ जाएगा बाय बैंक, कितने में बेची आपने, 50,000 की। अब बताओ प्रॉफिट हुआ है लॉस, लॉस हुआ है, तो लॉस भी यहीं पर लिखा जाता है बाय पीएनएल। कितने का लॉस हुआ है, 20,000 का। समझ में आ रहा है ना 20,000 का कैसे, 1 लाख की मशीन थी, 30,000 का डेप्रेशन लग चुका था, 70 की बची थी, उसे 50 में बेच दिया। अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 50,000 का। तो डेप्रिसिएशन भी किस तरफ आता है, इसी तरफ आता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन से क्या होता है, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, तो कम होने पर यहीं पर आएगा 50,000। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका परचेज होगा। तो 50,000 इस तरफ, 20,000, 50,000 और 7.5 लाख, तो 8,70,000, 8,70,000, और उसमें से ये गए तो 2,70,000। ये जो आपके पास वैल्यू अब आ रही है ना, इसे कहेंगे टू बैंक, और ये क्या है आपके लिए, परचेज। बात समझ रही है, इसे बैलेंसिंग फिगर लिखना, क्योंकि ये बैलेंस होके आई है, ठीक है। तो परचेज आ गया आपके पास। अब जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं ना, तो उसमें दो ही चीज़ें आती हैं, या तो मशीन को या एसेट्स को आप खरीद रहे हो, या तो उसको बेच रहे हो, या उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक पहला ये जो कि है आप उसे बेच रहे हो, और दूसरा ये यहाँ उसे खरीद रहे हो, तो ये दो इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। तो परचेज ऑफ बिल्डिंग कितने रुपए की, 2,70,000, पैसा आएगा या जाएगा, पैसा जाएगा, परचेज कर रहे हैं ना हम। फिर दूसरा सेल ऑफ बिल्डिंग, कितने रुपए से, 50,000 से, पैसा आएगा या जाएगा, आएगा, तो इसलिए ऐड कर रहे हैं। तो देखो 2,20,000 नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में आने पर इसे लिखेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने कैश ज्यादा लगा दिया यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, बात समझ रही ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला, एक्सप्लेन एनी 3 आइटम ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड किसी 3 चीजों को बता दो। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, पहला इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर में क्या होता है कि आप शेयर इशू करते हो तो पैसा आता है, तो उसको कहते हैं हम इनफ्लो, ठीक है। इस तरीके से समझा देना कि इश्यू ऑफ शेयर करने से क्या होगा, पैसा आएगा। दूसरी चीज बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर को भी इशू करते हैं तो क्या होगा, पैसा आएगा, क्योंकि लोन है हमारे लिए, ठीक है, इनफ्लो हो रहा है। तीसरा आप बता देना रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को जब रिडीम करोगे यानी कि पे करोगे तो पैसा आपका जाएगा, तो उसे कहेंगे आउटफ्लो, यहाँ पर पैसा क्या होगा आपका, कम होगा, बस मेरे। तो इस तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन कर देना। अगला है 30, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। लिक्विड एसेट्स दे रखिए 75,000, इन्वेंट्री दे रखिए आपके पास 35,000, जिसमें से इन्वेंट्री में से लूज टूल जो है माइनस कर दी जाएंगे, तो आपकी जो इन्वेंट्री बचेगी वो बचेगी कितने की, 15,000 की, क्योंकि हम लूज टूल को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 60,000, तो आपको बस इसी से करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालना है। तो देखो आपके पास क्या क्या दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इन्वेंट्री दे रखी है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री को घटाने से आपके पास लिक्विड एसेट्स आती है। तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड एसेट्स, अब ऐसे लिख सकते हैं कि करंट एसेट्स में से अगर आप इन्वेंट्री को माइनस करते हैं, प्लस करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो आपके पास आती है लिक्विड एसेट्स, तो ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो करंट एसेट्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी लिक्विड एसेट्स में, प्लस कर दोगे आप इन्वेंट्री, ठीक है, और माइनस कर दोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो लिक्विड एसेट से 75,000 की, इन्वेंट्री अब मानी जाएगी आपके पास कितने रुपए की, 15,000 की, और प्रीपेड एक्सपेंसेस है आपके पास 10,000 का, तो टोटल मिला के हो गए 80,000 रुपये। तो 80,000 की आपकी करंट एसेट्स आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। अब वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो वर्किंग कैपिटल से क्या मिल जाएगा आपको, वर्किंग कैपिटल होती क्या है बताओ, वर्किंग कैपिटल जो होती है वो होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बात समझ रही है। तो करंट एसेट्स तो आपने निकाल दी 80,000, 60,000 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और करंट लायबिलिटीज उधर चली जाएगी प्लस हो जाएगी, तो करंट लायबिलिटीज हो गई आपके पास 20,000 रुपये की, बात समझ रही है। तो इस तरीके से करंट लायबिलिटीज भी आपके पास आ गई। अब क्वेश्चन में कहा है कि करंट एसेट्स, करंट रेशियो निकाल दो। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटीज, एसेट्स कितने की 80,000 और लायबिलिटीज कितने की 20,000, तो ये करके कितना आ जाएगा 4, तो 4:1 आ जाएगा। और क्विक लिक्विड रेशियो क्या है आपके पास, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो निकालना है, तो लिक्विड एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स तो क्वेश्चन में दे रखी है 75,000 और करंट लायबिलिटीज
20,000 इस तरीके से। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 75,000 डिवाइड बाय 20,000, यह आ जाएगा 3.75:1। इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला, what is meant by कैश फ्लो स्टेटमेंट, मेंशन एनी 4 लिमिटेशन ऑफ इट। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हमें ये समझ में आता है कि कैश का इनफ्लो कितना हो रहा है और कैश का आउटफ्लो कितना हो रहा है। बस समझ रही। अब इससे पता क्या चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो फर्म में ना कैश का लिक्विडिटी कितनी है, कैश की क्या है लिक्विडिटी के बारे में पता चलता है, और बिजनेस की पोजीशन के बारे में पता चलता है ना। अब देखो हमें क्वेश्चन में बोला है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो यही लिखेंगे ना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में पता चलता है। इससे हमें लिक्विडिटी का पता चलता है, इससे हमें पोजीशन का पता चलता है कि हमारी पोजीशन क्या है। ठीक है ना। और थोड़ा बहुत और दिखा देना कि इसमें जो है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। डिवाइड इन 3 कैटेगरी। पहली होती है आपके पास ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग। इस तरीके से दिखा देना। ठीक है ना। और फिर थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में बता देना। तो पहला वाला आंसर तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है कि लिमिटेशन, उसकी लिमिटेशन क्या है। तो देखो लिमिटेशन में आप ये लिख सकते हो कि देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट ना सिर्फ उन चीजों को कंसीडर करता है जो कि कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो जिसमें होता है। ठीक है ना। बट जिसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता उसको नहीं कंसीडर करता। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं हम इट इग्नोर नॉन कैश ट्रांजेक्शन। जैसे कि भाई मान के चलो डेप्रिसिएशन हो गया तो उसको तो इग्नोर कर देता है, उसको ऑपरेटिंग में क्या कर देता है, प्लस करवा देता है, अमोर्टाइजेशन को भी प्लस करवा देता है। इसका मतलब उसको वो कैंसिल कर रहा है। ठीक है ना। वैसे तो वो क्या चीज होती है, माइनस होती है। ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, इन सबको क्या करता है, इग्नोर कर देता है। गलत है ये। ये पूरा सही से ब्यौरा नहीं देता, ये सिर्फ कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो ही बताता है। ठीक है ना। और ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताता, प्रॉफिट नहीं बता सकता। स्टेटमेंट तो बना रहे हैं हम, बट प्रॉफिट कौन बताएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वो आपका पीएनएल अकाउंट बताएगा। ठीक है। तो लिख सकते हैं डज नॉट शो प्रॉफिटेबिलिटी, ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताता। बस समझ रही है। ठीक है ना। और ज्यादातर ये जो इसका जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, शॉर्ट टर्म पर। किस पे होता है, शॉर्ट टर्म पर फोकस ज्यादा होता है, शॉर्ट टर्म फोकस होता है। ठीक है। क्यों होता है शॉर्ट टर्म फोकस, देखो ये हर साल बनाया जाता है तो इसका मतलब एक साल के लिए तो फोकस होगा। एक साल का ही पैसा जो होता है उसी को देखा जाता है, कैश का ओपनिंग और कैश का क्लोजिंग ही देखा जाता है सिर्फ एक साल का। बस समझ रही है। तो इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, शॉर्ट टर्म फोकस होता है इसका। ठीक है ना। और देखो इसको बनाने से ना हमें कोई मतलब फ्यूचर का प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। ठीक है ना। फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर, नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर। मतलब इससे बस हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कैश है वो ओपनिंग में अगर 50,000 था तो क्लोजिंग में 80,000 कैसे हुआ, उसके बारे में ही पता चलता है। और ये नहीं पता चलता कि इन फ्यूचर हम उससे मतलब कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो किस प्रकार से करें कि बेटर बेनिफिट हमें मिले। समझ में आ रहा है। तो ये लिमिटेशन है इसकी, तो ये चारों के चारों लिमिटेशन है और ये इसका कंसेप्ट था, इसको समझ लेना। ठीक है। और बाकी आप याद करोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए ये तो खत्म हो गया। अब पार्ट सी आ गया, तो पार्ट सी हम नहीं करते। ठीक है ना। पेपर में ध्यान रखना, पार्ट सी कर मत देना। तो ये सारा का सारा पेपर हमने कंप्लीट करा दिया।